हेलो भाई लोग, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल भवानी सिंह जनरल स्टडीज पर। तो भाई लोग, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम कवर करेंगे इंडियन आइलैंड्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की 7th वीडियो है। और भाई लोग, जब भी हम इंडियन आइलैंड्स की बात करते हैं तो आप सबको ये पता होगा दैट इंडिया हैज 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। यानी इंडिया के पास 2 बड़े ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के। एक मेजर ग्रुप तो है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और जो दूसरा मेजर ग्रुप है वो है अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में, और उसका नाम है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आज हम डिटेल में कवर करेंगे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आप अपनी स्क्रीन पर हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन जीएस कोर्सेज को देख सकते हैं। ये कोर्सेज हमने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पर अगर जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा है तो बहुत अच्छे से उस सिलेबस को डिटेल में कवर करवाया जाता है हमारे इन कोर्सेज में। तो भाई लोग, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमें सीधे दिए हुए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो भाई लोग, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एग्जिस्टेंस में आए कैसे, अस्तित्व में कैसे आए। देखिए, आज से 50 मिलियन ईयर्स अगो हमारी जो ये इंडियन प्लेट है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रही थी और यहाँ पर जो ये यूरेशियन प्लेट है उससे आके टकरा गई। तो जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ, यानी हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। और हिमालयाज कुछ इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कहिए एक्सपैंड हो गए, फॉर्म हो गए। पर हिमालयाज का जो ये ईस्ट एंड है ये यहाँ पर साउथ की तरफ एक्सटेंड हो गया एक माउंटेन रेंज के फॉर्म में। इस माउंटेन रेंज को आज के टाइम में बोलते हैं अराकान योमा रेंज। ये म्यांमार में है, इसका नाम है अराकान योमा रेंज। तो जब हिमालयाज का ईस्टर्न पार्ट साउथ की तरफ एक्सटेंड हुआ और म्यांमार से होते हुए ये आगे बढ़ा बे ऑफ बंगाल में, तो इसी की वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। बेसिकली यही म्यांमार वाली अराकान योमा रेंज बे ऑफ बंगाल में एक्सटेंड कर गई। अब ये जहां जहां आपको नहीं दिख रही है इसका मतलब है कि ये यहाँ पर सबमर्ज हो रखी है पानी में पूरी तरह से। पर जहां पर दिख रही है वहां पर ये हमें दिख रही है आइलैंड्स के फॉर्म में। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अराकान योमा रेंज बे ऑफ बंगाल के अंदर डूबी हुई है और इसकी जो पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, वो हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के फॉर्म में नजर आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एग्जिस्टेंस में आए। अब इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एक पर्टिकुलर इमेज के थ्रू। देखिए भाई लोग, इस इमेज में आपको बहुत क्लियर कट तरीके से दिख रहा है कि ये जो ऊपर वाले आइलैंड्स हैं, ये वाले आइलैंड्स, इन्हें तो हम बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स। ये तो अंडमान आइलैंड्स हैं जो नॉर्थ की तरफ है, जिनको मैंने मार्क किया, ये अंडमान आइलैंड्स हैं। वहीं ये जो नीचे वाले आइलैंड्स हैं भाई लोग, इन्हें बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स। ये हैं निकोबार आइलैंड्स। अब देखिए, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में बेसिकली 572 आइलैंड्स हैं टोटल। छोटे बड़े आइलैंड्स आपको दिख भी रहे होंगे। ये टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 38 आइलैंड्स परमानेंटली इनहैबिटेड हैं। यानी 572 में से 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जो परमानेंटली बसे हुए हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। पर एज अ टूरिस्ट अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो कुछ 10 से 12 आइलैंड्स हैं जो आपकी डायरेक्ट एक्सेस में होंगे। आप 10 से 12 आइलैंड्स पर विजिट कर सकते हो एज अ टूरिस्ट। तो बेसिकली 38 आइलैंड्स में से 10 से 12 आइलैंड्स पर अगर आप विजिट कर सकते हैं तो बाकी आइलैंड्स पर कौन रह रहे हैं और क्यों विजिट नहीं कर सकते? तो बेसिकली अंडमान आइलैंड्स में कुछ ट्राइब्स रह रही हैं, सिमिलरली निकोबार आइलैंड्स में भी कुछ ट्राइब्स रह रही हैं और ये ट्राइब्स काफी डेंजरस हैं। इनका बाहरी दुनिया से कोई ज्यादा कनेक्शन है नहीं, कोई ज्यादा कम्युनिकेशन है नहीं। हजारों सालों से ये इन आइलैंड्स पर रह रही हैं और हंटिंग गैदरिंग वाली जो सिचुएशन है उसी पर डिपेंड होकर ये अपना सर्वाइवल जो है पॉसिबल बना के रखे हुए हैं। अगर मैं अंडमान आइलैंड्स की ट्राइब के बारे में बात करूं तो अंडमान आइलैंड्स पर जो ट्राइब्स हैं उनमें सबसे पहले आप कह सकते हो ग्रेट अंडमानीज। ये एक ट्राइब यहाँ पर है, ग्रेट अंडमानीज। एक दूसरी ट्राइब है यहाँ पर ओंग।
ओंग एक ट्राइब है, फिर एक तीसरी ट्राइब है भाई लोग जरावा, जरावा, फिर एक फोर्थ ट्राइब है जरावा के अलावा, उसका नाम है सेंटिनलीज, सेंटिनलीज। तो ये जो 4 ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स बहुत डेंजरस हैं और ये बिल्कुल भी बाहरी दुनिया के इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी लोकेलिटी में, अपनी टेरिटरी में। एक 2018 और 19 का केस भी था कि कोई एक अमेरिकन मिशनरी जो है वो यहाँ पर इन आइलैंड्स पर जाने की कोशिश कर रहा था, बेसिकली सेंटिनल आइलैंड्स पर। तो जब उसने वहां जाने की कोशिश की तो सेंटिनलीज ट्राइब के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उन्होंने उसे मार दिया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं जहां पर ये बाहरी किसी इंटरफेरेंस से अपने आप को डिफेंड करते हुए उस बाहरी इंसान को मार दे रहे हैं। तो अंडमान पर रह रही ट्राइब्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जरावा और सेंटिनलीज ये ट्राइब्स हैं। वहीं निकोबार आइलैंड्स में 2 मेजर ट्राइब्स हैं। एक तो है निकोबारीज, निकोबारीज ट्राइब है एक तो, और दूसरी ट्राइब है यहाँ पर शॉम्पिन्स, शॉम्पिन्स। ये 2 ट्राइब्स निकोबार आइलैंड्स में है। और भाई लोग एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो अंडमान आइलैंड पर जो ये मेजर ट्राइब्स हैं, ये एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं। ये जिस रेस को बिलोंग करते हैं उसे बोलते हैं नेग्रिटो, नेग्रिटो रेस को बिलोंग करते हैं अंडमान आइलैंड्स पर रह रही ट्राइब्स। वहीं ये जो निकोबारीज और शॉम्पिन्स हैं, यानी निकोबार आइलैंड्स की जो ट्राइब्स हैं, दे बिलोंग टू अ रेस जिसका नाम है मोंगलॉइड। यानी जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पर जो रेस है बेसिकली वो मोंगलॉइड रेस है। तो उसी तरह के फिजिकल फीचर्स वाली रेस यहाँ निकोबार में रह रही है। तो आप समझ लीजिए कि अंडमान आइलैंड्स में जो ट्राइब्स रह रही हैं वो नेग्रिटो रेस को बिलोंग करती हैं, वहीं निकोबार आइलैंड्स में रह रही जो ट्राइब्स हैं वो मोंगलॉइड रेस को बिलोंग करती हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि 572 आइलैंड्स में से 38 आइलैंड्स परमानेंटली इनहैबिटेड हैं और उनमें से सिर्फ 10 से 12 आइलैंड्स हैं जो एज अ टूरिस्ट हमारी डायरेक्ट एक्सेस में है। तो अब हम बात करते हैं हमारे इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में एक एक करके। एक एक आइलैंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके फीचर्स को जानेंगे। सबसे पहले हम अंडमान आइलैंड्स के साथ शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो बिल्कुल मेजर आइलैंड्स हैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि इतने सारे आइलैंड्स हैं, सारे आइलैंड्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अंडमान आइलैंड्स में ये वाला आइलैंड है, ये वाला आइलैंड। ये जो सबसे नॉर्थ में है, इस आइलैंड का नाम है भाई लोग, क्योंकि ये नॉर्थ में है तो इसका नाम है नॉर्थ अंडमान। क्योंकि ये अंडमान आइलैंड्स में सबसे नॉर्थ में है तो इसका नाम है नॉर्थ अंडमान। फिर ये जो बड़ा सा आइलैंड आप यहां पर देख रहे हो, इसका नाम है मिडिल अंडमान। इसका नाम है भाई लोग मिडिल अंडमान। देन उसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो आइलैंड है भाई लोग, ये वाला जो आइलैंड है, इसका नाम है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। और अंडमान आइलैंड्स में जो ये वाला आइलैंड है, जो बाकी 3 के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो क्योंकि ये छोटा आइलैंड है, साइज में छोटा है, तो इसका नाम है लिटिल अंडमान। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंडमान आइलैंड्स में हमारे पास 4 मेजर आइलैंड्स आ चुके हैं। ये सबसे नॉर्थ में है तो नॉर्थ अंडमान, फिर नॉर्थ के साउथ में ये साउथ अंडमान, और नॉर्थ और साउथ के बीच में है, सेंटर में है, इसलिए मिडिल अंडमान एंड देन लिटिल अंडमान। तो आप ऐसे याद रख सकते हो सिंपली, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अब इन आइलैंड्स के अलावा भी 2 आइलैंड्स हैं यहाँ अंडमान आइलैंड्स में जो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़े यूनिक हैं। जैसे ये एक आइलैंड आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इसका नाम है भाई लोग नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड। और जो ये वाला आइलैंड है भाई लोग, इसका नाम है बैरन आइलैंड। ये दोनों को मैंने यूनिक इसलिए कहा क्योंकि दोनों के दोनों ही वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं भाई लोग, ज्वालामुखीय द्वीप हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ज्वालामुखीय द्वीप हैं, यानी दोनों पर ही वॉल्केनोज पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह से 6 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हो गए अंडमान आइलैंड्स पर। वहीं अगर हम निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो हमें यहाँ पर दिख तो काफी सारे आइलैंड्स रहे, पर हम फोकस करेंगे 2 ही आइलैंड्स पर। जैसे एक तो ये वाला है जो लिटिल अंडमान के थोड़ा नीचे दिख रहा है आपको, इस वाले आइलैंड को बोलते हैं कार निकोबार। वहीं जो सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार में,
थोड़ा बड़ा है साइज में। इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इस तरह से अंडमान एंड निकोबार में हमारे पास टोटल 8 आइलैंड्स हो गए जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। अब मैं एक एक करके इन सारे आइलैंड्स के फीचर्स को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अंडमान की। ये जो नॉर्थ अंडमान आइलैंड है, इसका एक जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि भाई लोग, इस नॉर्थ अंडमान पर पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और उस पर्वत चोटी का नाम है भाई लोग सैडल पीक। सैडल पीक, तो सैडल पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ होल अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और इसकी हाइट भाई लोग कहीं पर 731 मीटर, कहीं पर 732 मीटर्स दी हुई है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 732 मीटर्स, ये इसकी हाइट है। तो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट है 732 मीटर्स, और इसकी लोकेशन नॉर्थ अंडमान में। वहीं अगर बात करें हम मिडिल अंडमान की, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि मिडिल अंडमान जो है बाकी किसी भी आइलैंड से जो हम यहां पर मार्क कर चुके हैं उनमें साइज में सबसे बड़ा है। तो मिडिल अंडमान के साथ एक फीचर तो यही जुड़ जाता है कि ये भैया लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, लार्जेस्ट आइलैंड। साथ ही साथ भाई लोग मिडिल अंडमान के ऊपर भी एक पर्वत चोटी है, एक पीक है जो मिडिल अंडमान की हाईएस्ट पीक है। देखिए पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हाईएस्ट पीक तो सैडल पीक है जो कि नॉर्थ अंडमान में है, पर सिर्फ मिडिल अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट डायावलो, माउंट डायावलो। और भाई लोग इसकी जो हाइट है वो है 295 मीटर्स। तो माउंट डायावलो इज 295 मीटर्स हाई अबव सी लेवल, और ये मिडिल अंडमान की हाईएस्ट पीक है। वहीं अगर साउथ अंडमान की इंपॉर्टेंसेस को देखें तो 3 चीजें हम यहां पर देखेंगे। साउथ अंडमान पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पूरे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की कैपिटल है, और कैपिटल का नाम आप सबको मालूम है पोर्ट ब्लेयर। तो भाई लोग साउथ अंडमान पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर हो गई कैपिटल सिटी। उसके बाद ये जो साउथ अंडमान है, यहां पर एक बहुत ही फेमस जेल है जो अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। बेसिकली 1896 और 1897 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, और 1906-1907 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, मतलब 10-11 साल का टाइम लगा, और वो जेल बनके तैयार हो गई थी। उस जेल को बोलते हैं भाई लोग सेल्यूलर जेल। आप लोगों ने इंग्लिश में इसका नाम सेल्यूलर जेल सुना होगा, पर हिंदी में इसे बोलते हैं काला पानी जेल, काला पानी जेल। और ये काला पानी की जो जेल है, इसमें हमारे जो उस जमाने के फ्रीडम फाइटर्स थे उनको पनिश किया जाता था। जो फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के अगेंस्ट जाते थे उनको एक्सट्रीम पनिशमेंट देने के लिए सेल्यूलर जेल यानी काला पानी की जेल में लाया जाता था, और यहाँ पर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। इनमें बटुकेश्वर दत्त या हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं वीर दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर बोलते हैं, इस तरह से सेल्यूलर जेल की इंपॉर्टेंस ब्रिटिश एरा से ही बनी हुई है। आज के टाइम में तो ये एक म्यूजियम है, तो जब भी आप एज अ टूरिस्ट अंडमान एंड निकोबार जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर जाते हैं, तो आप सेल्यूलर जेल को विजिट करके आए। बहुत ही बढ़िया जगह है एज अ टूरिस्ट प्लेस। सेल्यूलर जेल के अलावा भी साउथ अंडमान पर एक पीक है, माउंटेन पीक है। जैसे अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक सैडल पीक, मिडिल अंडमान की हाईएस्ट पीक माउंट डायावलो, वैसे ही साउथ अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है भाई लोग वो है माउंट कोयोब, माउंट कोयोब। और भाई लोग इस माउंट कोयोब की जो हाइट है वो है 459 मीटर्स, 459 मीटर्स। तो इस तरह से साउथ अंडमान की हाईएस्ट पीक हो गई माउंट कोयोब। और फिर लिटिल अंडमान, जैसे कि आप फीचर पढ़ ही चुके हो इसका कि भाई ये बाकी अंडमान जो आइलैंड्स हैं उनके कंपैरिजन में छोटा है, तो उसका नाम लिटिल अंडमान पड़ गया। तो एक तो छोटा आइलैंड है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लिटिल अंडमान और ये जो साउथ अंडमान आप देख रहे हैं, इनके बीच में एक वाटर बॉडी आपको दिख रही है यहाँ पर। बेसिकली ये एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी, एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो। तो जैसे इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, वैसे तो पूरी की पूरी ही बे ऑफ बंगाल है ये वाटर बॉडी जहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बने हुए हैं, पर यहाँ पर्टिकुलरली इसे हम बोल देते हैं अंडमान सी। तो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को कनेक्ट कर रही है ये वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी, जो कि एक स्ट्रेट है, और इसका नाम है भाई लोग
डंकन पैसेज। डंकन पैसेज, तो डंकन पैसेज कौन से दो आइलैंड्स के बीच में लाए कर रहा है आपको पता होना चाहिए, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डंकन पैसेज जो कि एक स्ट्रेट है, ये कौन से दो इंडियन आइलैंड्स के बीच में लाया करती है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। वहीं लिटिल अंडमान की एक इंपॉर्टेंस और है, अगर आप देखें तो देखिए, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में यहां पर ये एक वाटर बॉडी है, बीच में ये एक चैनल है, एक पैसेज है, एक रास्ता है। इसको नाम दिया गया है भाई लोग 10 डिग्री चैनल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से आ चुका है। ये जो 10 डिग्री चैनल है, देखिए चैनल तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रास्ता है, पैसेज है, वाटर बॉडी है। 10 डिग्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में एक लैटिट्यूड है, एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है जिसकी वैल्यू है 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहां से पास होता है, तो इसी वजह से इस वाटर बॉडी को 10 डिग्री चैनल बोल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस 10 डिग्री चैनल के ऊपर हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं, वहीं 10 डिग्री चैनल के नीचे हमारे निकोबार आइलैंड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस 10 डिग्री चैनल इज डिवाइडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, या फिर दिस 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे बने हुए हैं कि अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है, तो आपका आंसर बिल्कुल यही होना चाहिए, 10 डिग्री चैनल। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया 10 डिग्री चैनल कौन से दो स्पेसिफिक आइलैंड्स के बीच में लाया करती है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि 10 डिग्री चैनल कौन से दो स्पेसिफिक आइलैंड्स के बीच में लाया करती है, तो भाई ये देखिए, ये तो है लिटिल अंडमान और ये है कार निकोबार। इन दो स्पेसिफिक आइलैंड्स के बीच में 10 डिग्री चैनल लाया करती है। तो लिटिल अंडमान की देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंसेस हो गई है। एक तो ये बाकी अंडमान आइलैंड्स के कंपैरिजन में छोटा है, तो लिटिल अंडमान इसका नाम है। दूसरा, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक वाटर बॉडी है, एक स्ट्रेट है जिसे हम डंकन पैसेज बोल रहे हैं, जो अंडमान सी को बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट कर रही है। वहीं फिर लिटिल अंडमान की इंपॉर्टेंस 10 डिग्री चैनल से एसोसिएटेड है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से सेपरेट कर रहा है। साथ ही साथ अब एक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार। कौन सा आइलैंड है भाई लोग? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की इंपॉर्टेंस तो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि ग्रेट निकोबार वो आइलैंड है जहां पर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड है भाई लोग। अगर आप लोगों को याद हो तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आप सब लोग जानते हैं, वो है यहाँ पर ग्रेट निकोबार की सदर्न मोस्ट टिप पर इंदिरा पॉइंट। हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस सदर्न मोस्ट पॉइंट को नाम दिया गया था 1984 के बाद। पहले इसे हम पार्सन्स पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे। ब्रिटिश एरा में पार्सन्स या फिर पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे, और 1984 के बाद से इसका नाम इंदिरा पॉइंट हो गया है, और ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है ये। अब एक चीज और देखिए, हमने डंकन पैसेज पढ़ा, हमने 10 डिग्री चैनल पढ़ा, एक वाटर बॉडी और पढ़िए, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में ये जो गैप है, आइलैंड्स तो है ही, एक वाटर बॉडी भी है ये। इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं सोम्ब्रेरो चैनल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोम्ब्रेरो चैनल कौन से दो इंडियन आइलैंड्स के बीच में लाया करता है? सोम्ब्रेरो चैनल कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में लाया करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि भैया हमारे ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, इसमें जो मेजर आइलैंड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बस एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रेट निकोबार है ना, यहाँ पर एक माउंटेन पीक है, इस माउंटेन पीक का नाम है माउंट थुलियर। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो तो सैडल पीक है, हम सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ा। फिर मिडिल अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट डायावलो है। फिर साउथ अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट कोयोब है। पर पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर सैडल पीक, इट इज माउंट थुलियर विद द एलिवेशन ऑफ 642 मीटर्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पर मेजर जो आइलैंड्स हैं उनका हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अभी 2 आइलैंड्स रहते हैं भाई लोग। मैं ये सारा जो कंटेंट है जो हमने यहाँ पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोट्स बना लें साथ में, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अभी फिलहाल इसे रब
कर देता हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो में पीछे जाके इसको नोट कर सकते। चलिए, अब जो ये दो आइलैंड्स हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई एक तो ये आइलैंड जिसका नाम है नारकोंडम और ये आइलैंड इसका नाम है बैरन। मैंने बताया कि ये दोनों के दोनों ही आइलैंड्स यूनिक है क्योंकि ये दोनों के दोनों ही नेचर में वॉल्केनिक है, ज्वालामुखी है। और यहाँ पे दोनों ही आइलैंड्स पर आपको ज्वालामुखी यानी वॉल्केनोज दिखेंगे। देखिए, अगर मैं वॉल्केनो की बात करूं तो वॉल्केनो होता क्या है बेसिकली। देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा सरफेस है और ये कोई वॉल्केनिक माउंटेन है। ये वॉल्केनिक माउंटेन का माउथ है। अब ये माउथ जो है ये एक वेंट के थ्रू कनेक्टेड होता है, नेचुरल वेंट है, नेचुरल नली है जिसके थ्रू कनेक्टेड होता है। और ये वेंट नीचे कनेक्टेड है सरफेस के नीचे मैग्मा चैम्बर से। मैग्मा चैम्बर से ये वेंट कनेक्टेड है और इस तरह से ये वेंट नजर आती है। देखिए भाई लोग, अगर आप सरफेस से, जमीन से 200 किलोमीटर नीचे जाते हैं, जमीन में 200 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं सरफेस से, तो ये जो लेयर है हमारे सरफेस की, जो लेयर है हमारे अर्थ की जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। व्हाट डू वी कॉल इट? लिथोस्फेयर। एंड दिस लिथोस्फेयर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। भैया चट्टानों से बना हुआ है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में चट्टाने दिखेंगी आपको। और फिर अगर आप 200 किलोमीटर से और 200 किलोमीटर यानी सरफेस से 400 किलोमीटर गहराई तक जाते हो तो यहां पर आपको मिलेगी एस्थीनोस्फेयर नाम की लेयर। एस्थीनोस्फेयर। देखिए, ह्यूमनली तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम इतने नीचे चले जाएं। इनफैक्ट आज तक जो मशीन भी है वो 12 किलोमीटर तक गई है, 12 किलोमीटर तक नीचे गई है। रशिया में कोला नाम करके एक जगह है, कोला, आर्कटिक ओशन के पास। तो कोला में मशीन 12 किलोमीटर की गहराई तक ही गई है अभी तक। ह्यूमनली तो 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक ही जाना पॉसिबल है, और वो भी अफ्रीका की जो गोल्ड माइंस है वहां पर हम गए हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उससे ज्यादा नीचे जाएं, क्योंकि सफोकेशन, ऑक्सीजन की कमी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा, डेंसिटी बहुत ज्यादा, डिगिंग करना मुश्किल है। तो 3 से 4 किलोमीटर नीचे आप जा ही नहीं सकते। मशीन भी 12 किलोमीटर तक गई है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो कई बार हमारे दिमाग में आता है कि भैया जब हम इतना नीचे गए ही नहीं तो हमें इतनी गहराई तक की बातें कैसे मालूम कि लिथोस्फेयर है, एस्थीनोस्फेयर है, वहां पर ये है वो है। ये सब एस्टिमेट्स पर डिपेंडेंट जो कंटेंट है वो है। हमने एस्टिमेट्स लगाए हुए हैं, हमने कुछ स्टडीज की हुई है, हमने एनालिसिस किया हुआ है। जो 12 किलोमीटर की जो डिगिंग में हमें जो एविडेंसेस मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, उनको स्टडी करके हमने एस्टिमेट्स बनाए हुए हैं और वो लगभग काफी एक्यूरेट भी है। भाई सरफेस से 200 किलोमीटर नीचे जाओगे तो लिथोस्फेयर है, विच इज जनरली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। वहीं 200 से 400 किलोमीटर नीचे जाओगे तो ये एस्थीनोस्फेयर है। अच्छा, एस्थीनोस्फेयर में भी रॉक्स हैं, पर रॉक्स के साथ साथ भाई लोग यहाँ पर हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे थोरियम, यूरेनियम, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब एस्थीनोस्फेयर में रॉक्स भी हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं। तो भैया वो जो रॉक्स है ना एस्थीनोस्फेयर में, वो रॉक्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हीट की वजह से पिघल जाती हैं, जल जाती हैं। और जब वो पिघल जाती हैं तो वो बन जाती हैं मैग्मा। ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा बन जाती है वो रॉक्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हीट की वजह से। मैग्मा का मतलब ही होता है मॉल्टन रॉक। मॉल्टन रॉक, पिघली हुई चट्टाने। और यही फिर पिघली हुई चट्टाने, क्योंकि देखिए रॉक्स अगर जलेंगी तो रॉक्स तो बनी होती है मिनरल से, खनिजों से। तो अगर रॉक्स बर्न होंगी, पिघलेंगी, जलेंगी तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और वो गैसेस ही इस मैग्मा को, मॉल्टन रॉक्स को पुश करके ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, और इस वेंट के थ्रू ये मैग्मा बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आता है तो इसे हम बोलते हैं लावा। तो बेसिकली लावा और मैग्मा सेम चीज है। जमीन के अंदर है तो मैग्मा, जमीन के बाहर है तो लावा। देखिए ये वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है। अब ये जो वॉल्केनोज हैं ये होते हैं भाई लोग 3 तरह के, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट यानी सक्रिय, उसके बाद प्रसुप्त और मृत। तो एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट का मतलब डेड भी बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला हिंदी में मृत। तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज हैं जो फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, जिनमें से लावा का इरप्शन होता रहता है। और ये 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकते हैं, 5 साल में, 10 साल में, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल में अगर इरप्शन हो रहा है तो हम इसे एक्टिव कंसीडर करेंगे। जैसे हाल ही में अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ है अपने यूएसए के हवाईयन आइलैंड्स में, पैसिफिक ओशन में। यूएसए की टेरिटरी हवाई आइलैंड्स, वहां पर मोना लोआ नाम का वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ है 38 इयर्स के बाद। वो लास्ट टाइम जब इरप्ट हुआ था तो 1986 में हुआ था। उसके बाद वो 2022 में या 2023 में इरप्ट हुआ है 38 इयर्स के बाद। तो मोना लोआ जैसे एक्टिव वॉल्केनोज की जब हम बात करते हैं तो
हमारे इंडिया में भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड वॉल्केनो। बैरन आइलैंड पर जो वॉल्केनो है दैट इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। समझ रहे हैं आप लोग कि यूनिक क्यों है ये बैरन आइलैंड? क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में बैरन आइलैंड भारत के ओनली एक्टिव वॉल्केनो को समेटे हुए अपने अंदर। और ऐसा माना जाता है कि लास्ट इरप्शन इसमें 2022 में ही हुआ था। फर्स्ट इरप्शन इसमें हुआ था 1787 में, और अभी लास्ट इरप्शन 2022 में रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा माना जाता है। आप डिफरेंट सोर्सेज पर देखेंगे ये लिखा हुआ है। तो बैरन इज दी ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया। वहीं डोरमेंट की अगर बात करें तो डोरमेंट का मतलब है प्रसुप्त ज्वालामुखी। डोरमेंट का मतलब है ऐसे वॉल्केनो जो लंबे समय से इरप्ट नहीं हुए हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा कभी भी इरप्ट हो जाए। तो भाई लोग, डोरमेंट का एग्जांपल है नारकोंडम। ये हमारे इंडिया का ओनली डोरमेंट वॉल्केनिक आइलैंड है। अभी सोया हुआ है और दोबारा कभी भी इरप्ट हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कि लास्ट ईयर 2008 और 9 में इरप्ट हुआ था। हल्की सी इरप्शन की एक्टिविटी यहां देखने को मिली थी। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का मतलब होता है ऐसे वॉल्केनोज जो दोबारा कभी इरप्ट नहीं होंगे, इनके नीचे का जो मैग्मा चैम्बर है वो खत्म हो चुका है, मैग्मा है ही नहीं। तो जो वॉल्केनोज डेड हैं, मर चुके हैं, कभी इरप्ट नहीं होंगे, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। तो इस तरह से नारकोंडम और बैरन हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं लास्ट चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 2018 में भाई लोग 2018 में क्या हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट ने, यानी हमारी जो भारत सरकार है, उसने 3 इंडियन आइलैंड्स जो कि अंडमान में है प्योरली, 3 इंडियन आइलैंड्स के नाम चेंज किए हैं। बेसिकली वो जो आइलैंड्स हैं इसी टेरिटरी में मिलेंगे आपको। 3 इंडियन आइलैंड्स हैं, जैसे एक का नाम था नील आइलैंड, एक का नाम था हेवलॉक आइलैंड और एक का नाम था रॉस आइलैंड। तो नील आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया शहीद आइलैंड या शहीद द्वीप। वहीं हेवलॉक का नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज आइलैंड या स्वराज द्वीप। और रॉस आइलैंड का कर दिया गया है बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, बोस द्वीप। तो नील को कर दिया शहीद, हेवलॉक स्वराज, रॉस बोस। तो आप याद भी कर सकते हो इजीली। और ये जो तीनों नाम है नील, हेवलॉक, रॉस, ये सब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे इंडियंस को सप्रेस कर रहे थे, रिवोल्ट को सप्रेस कर रहे थे, उन बंदों के नाम पर बेस्ड है। और फिर ये हमारे 2018 में हमारी गवर्नमेंट ने ये नाम चेंज किए हैं। और रिसेंटली भी मैं आपको बता दूं 2023 में, जनवरी के मंथ में 2023 में हुआ क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इनफैक्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है कि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 21 आइलैंड्स के नाम, हमारे जो 21 परमवीर चक्र विजेता है, हमारे जो 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं, उनके नाम पर कन्वर्ट कर दिए हैं, उनके नाम पर रीनेम कर दिए हैं। तो कितनी जबरदस्त और प्राउड वाली बात है हमारे लिए कि हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हमारे देश में टेरिटरीज है, आइलैंड्स है। बहुत ही ट्रेमेंडस डिसीजन लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो इस तरह से ये जो 3 आइलैंड्स हैं, स्पेशली आप इनको याद रखें और ये न्यूज एक बार देख लें कि 21 आइलैंड्स कौन कौन से हैं जिनको हमारे 21 जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर रखा गया है। हालांकि इतना डिटेल मुझे लगता नहीं कि पूछा जाएगा, पर फिर भी और सेफर साइड आप एक बार देख लें, बाकी आगे जाके हम तो डिस्कस कर ही लेंगे। एक लास्ट चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, वो आइलैंड हमारा तो नहीं है, म्यांमार का है, पर हमारे आइलैंड से थोड़ा सा उसका एक फैक्ट रिलेटेड है। जैसे देखिए, ये एक आइलैंड है नॉर्थ अंडमान के ऊपर, ये दिख भी रहा होगा आप लोगों को। ये इस आइलैंड का नाम है कोको आइलैंड्स। बेसिकली कोको आइलैंड्स जो हैं ये 5 आइलैंड्स का ग्रुप है। कोको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बेसिकली 5 आइलैंड्स का ग्रुप है और ये कोको आइलैंड्स म्यांमार की टेरिटरीज है। ब्रिटिश एरा में कभी ये हमारा पार्ट हुआ करते थे, हमारी टेरिटरीज हुआ करती थी और उसके बाद ये म्यांमार के कंट्रोल में है। कोको आइलैंड्स पढ़ना इसलिए पड़ता है कि कोको आइलैंड और हमारा जो ये नॉर्थ अंडमान है, तो नॉर्थ अंडमान का एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है, इसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड। नॉर्थ अंडमान का ही पार्ट है, ये छोटा सा आइलैंड है लैंडफॉल आइलैंड। तो हमारे लैंडफॉल आइलैंड और कोको आइलैंड्स के बीच में एक वाटर बॉडी है, ये एक चैनल है। दिस चैनल इज नोन एज कोको चैनल, कोको चैनल। तो भाई लोग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोको चैनल फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स में से कौन से आइलैंड के साथ एसोसिएटेड है? तो कोको चैनल हमारे, एक तो ब्रॉडली देखो तो नॉर्थ अंडमान के साथ एसोसिएटेड है, पर अगर स्पेसिफिकली देखोगे तो हमारे नॉर्थ अंडमान के लैंडफॉल आइलैंड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। और कोको आइलैंड्स का नाम, कोको पोर्चुगीज जो सेलर्स हुआ करते थे उन्होंने कोकोनट को, जो पोर्चुगीज लैंग्वेज में कोको बोलते हैं, उसके नाम पर रखा हुआ है। और वैसे भी
यहाँ पर कोकोनट जो है भारी मात्रा में पाए जाते हैं, भारी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से ये नाम कोको आइलैंड्स है। हमारी टेरिटरी नहीं है कोको आइलैंड्स, पर फिर भी कोको चैनल के चक्कर में, क्योंकि कोको चैनल इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ आवर अंडमान आइलैंड्स लैंडफॉल, उसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। तो आई होप आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बहुत अच्छे से समझ में आए हों, और मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप प्लीज जो भी हमने पढ़ा है उसके नोट्स बना लें, ताकि अपने नोट्स देखिए सबसे बेटर होते हैं। देखिए जब आप नोट्स बनाएंगे तो कंटेंट याद भी होगा, और इतने बढ़िया नोट्स बनेंगे कि आपको जब एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करना होगा तो उसमें बहुत बढ़िया हेल्प हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।